Good morning student, welcome to physics class. This video is related to 12th English medium students. As you know, previous lecture में हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में स्टडी कर रहे थे और हम लोगों ने जहाँ तक डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ी थी उनमें हमने बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य पढ़ी थी, वेवलेंथ पढ़ी थी। अब हम लोग जो है अल्फा पार्टिकल की, न्यूट्रॉन की और गैस मॉलिक्यूल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के बारे में आप जानते हैं, हमने आपको एटम वाले चैप्टर में बताया था। डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस होता है, यानी इस पर जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज का ट्वाइस, और मास जो होता है वो प्रोटॉन के मास का 4 टाइम होता है। तो 2He4 इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसकी वेवलेंथ निकाल रहे हैं। चार्ज पार्टिकल है, जैसा कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला था लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2m3b। तो बता देता हूं, अल्फा पार्टिकल का मास जो है वो प्रोटॉन के मास का 4 टाइम, 4 गुना हो रहा है, देख लीजिए। यानी कि मास ऑफ अल्फा 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 into 10⁻⁻27 kg। तो 4 into 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज है वो ट्वाइस है, यानी कि प्रोटॉन के चार्ज का 2 गुना, ट्वाइस। तो ये हो जाएगा 2e। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 into 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ये अल्फा पार्टिकल का चार्ज हो जाएगा। और h हम जानते हैं 6.6 into 10⁻34 जूल सेकेंड। अब ये सारी वैल्यूज हम इसके अंदर रखेंगे और देखते हैं क्या आंसर आता है। (6.6 into 10⁻34 अंडर रूट 2 और m अल्फा 4 गुना हो गया, 4 into 1.67 10⁻⁻27 और चार्ज हो गया ट्वाइस 1.6 into 10⁻⁻19। सबको सॉल्व कीजिएगा तो 0.101 अपॉन अंडर रूट v m², ये आंसर आएगा। एक्चुअली में आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, मैंने कल भी इस बात को कहा था, ये आपको डायरेक्टली लर्न करने होंगे, और जब आप डायरेक्टली लर्न कर पाएंगे तभी कुछ बात बनेगी, अदरवाइज कौन इतने बड़े को सॉल्व करेगा। तो ये तो थी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये तो 4 आपने पढ़ी हैं, 4, जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ और अल्फा पार्टिकल हुआ। ये सब चार्ज पार्टिकल्स हैं। कैसे पार्टिकल्स हैं? चार्ज पार्टिकल्स। तो चार्ज पार्टिकल की तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपने पढ़ ली। नाउ वी आर स्टडी अबाउट द, हम यहाँ पर अब स्टडी करना चाहेंगे ऐसे पार्टिकल्स की जो चार्ज नहीं होंगे, यानी कि अनचार्ज पार्टिकल्स की। तो आइए देखते हैं।
आइए सर, और ये है आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए न्यूट्रॉन में दो बातें हैं, दो बात कौन कौन सी मैं बता दूं आपको। हमको ये देखना होगा कि न्यूट्रॉन कैसा है। एक तो न्यूट्रॉन ऐसा होता है जो जो थर्मल एनर्जी से नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2me, ये होती है h अपॉन अंडर रूट 2me। ठीक है, अब यहां पर E बराबर Q भी मत लिख देना, क्यों? Q तो चार्ज होता है, तो यहाँ E की जगह पे वैल्यू रखी जाएगी। बात समझ में आई भाई? बात सिर्फ इतनी सी है, जैसे हम ये कह रहे हैं कि E एनर्जी है, तो एनर्जी E की जगह Q भी मत रख देना। E की जगह आप रखेंगे KT रखेंगे। KT, ये अब KT दो तरह से हो सकती है, एक तो आपका नॉर्मल होगी और एक थर्मल एनर्जी से होगी। तो मैं दोनों के बारे में बताता हूँ। जैसे एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की दो तरह की एनर्जी होगी, एक होगी E बराबर 3/2 kBT और एक होगी E बराबर kBT। कौन सी सही मानेगी ये कि ये? देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि थर्मल एनर्जी वाला न्यूट्रॉन है कि बिना थर्मल एनर्जी वाले न्यूट्रॉन के। तो आप जब क्वेश्चन करेंगे ना सर, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि थर्मल एनर्जी वाला न्यूट्रॉन तो नहीं है। अगर थर्मल एनर्जी वाला न्यूट्रॉन होता तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना? तो थर्मल एनर्जी वाले में तो केवीटी रखिएगा और नॉर्मल वाले में 3/2 केवीटी रखिएगा। वैल्यू पुट कर लीजिए, लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2m और यहाँ रखेंगे तो 3/2 kBT और जब यहाँ रखेंगे h अपॉन अंडर रूट 2m और ये आएगा kBT। दोनों में फर्क इतना है कि इधर 3m kBT आएगा, इधर 2m kBT आएगा। अब ये आपको अपने अंडरस्टैंडिंग से ही पता लगाना है कि या फिर वो क्वेश्चन आपको देगा कि थर्मल एनर्जी वाला है कि नॉर्मल वाला है। फिर हम इनको सॉल्व करते हैं, आइए देखें। m न्यूट्रॉन के लिए होता है 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये वही है जो प्रोटॉन के लिए। एक्चुअलिटी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के जो वेट होते हैं वो सेम होते हैं। और रही बात केवी, ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन है। हम इन सब वैल्यूज को पुट कर देंगे। h is 6.6 10⁻⁻34 अंडर रूट m की जगह 1.67 और k की जगह 1.38 और 10⁻⁻27 और 10⁻⁻33 और ये t। जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 1.38
30.48 अंडर रूट टी, ये आएगा एंगस्ट्रॉम में। और अगर आप 2m केवीटी वाला करते हैं, इसमें 3 और था, अगर 2m वाला करते हैं यानी कि थर्मल एनर्जी वाले का 6.6 10⁻⁻34 और यहाँ पर 2 और m की जगह 1.67 10⁻⁻27 और 1.38 10⁻⁻27 नहीं 23 और इंटू t, तो ये कुछ आपका 25.2 अंडर रूट टी एंगस्ट्रॉम में। वैसे मोस्ट प्रोबेबली ये वाला यूज किया जाता है, ये तो देगा आपको, क्योंकि देखिए जो न्यूट्रॉन होते हैं वो एक्सेलरेटेड होते हैं, तो एक्सेलरेट तो कोई तब होगा जब आप उसको टेम्परेचर देंगे या थर्मल एनर्जी देंगे। तो ये जो है ना, ये वाला फार्मूला यूज में लाया जाता है। अब एक लास्ट और बताना था, हालांकि ये एडिशनल है बट फिर भी पता होना चाहिए, गैस मॉलिक्यूल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये और देख लीजिए। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालेंगे, तो ये आती है E बराबर गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी ये होती है, ये आपने पढ़ा है 11th क्लास में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये बात बताई जाती है कि गैसेस की एनर्जी 3/2 केवीटी होती है। और आप जानते हैं गैस तो अनचार्ज होती है, अनचार्ज का मतलब जितना उसका पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। अब हम इसको रखते हैं अपने फॉर्मूले में, लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2me h अपॉन अंडर रूट 2m e की जगह 3/2 और 2 से 2 कैंसिल, और लैम्डा बराबर आया h अपॉन 3m केवीटी। लेकिन इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? बहुत सिंपल सी बात है। अब तक जो हमने आपको पार्टिकल्स बताए थे, चाहे इलेक्ट्रॉन बताया, चाहे न्यूट्रॉन बताया, चाहे प्रोटॉन बताया, जितने भी पार्टिकल्स बताए थे उन सब के मास पहले से डिसाइडेड थे। अब गैस कौन सी है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो सबके मासेस जो हैं वो बदलते जाएंगे। तो इसका कोई एक फॉर्मूला नहीं आएगा, जैसा आप चाह रहे हैं कि सबको एक फॉर्मूला आ जाए और उससे हम इसको सीधे कर लें, तो ऐसा इसके साथ नहीं होगा। इसका कोई फॉर्मूला आपके सामने नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर आप आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, एक बार देख लीजिए इसको। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। देखिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पढ़ा हुआ है, कोई नई चीज नहीं है, जानते। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जिसका डिसाइडेशन मुश्किल हो। मुश्किल एक तरह से कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल है,
इसे आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। देखिए हाइजेनबर्ग ने कहा था कि भाई ऐसा है, दो चीज है, एक है पोजीशन और एक है मोमेंटम। एक है पोजीशन और एक है मोमेंटम। यानी कि आप अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिसाइड करने चले गए तो मोमेंटम का सही तरीके से डिसाइडेशन नहीं कर पाओगे, और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को डिसाइड करने चले गए तो पोजीशन में गड़बड़ हो जाएगी। मतलब क्या है? मतलब बहुत सीधा सा है कि पोजीशन को डिसाइड करने गए तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, मोमेंटम को डिसाइड करने गए तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी। मतलब एक टाइम पर, एक इंस्टेंट पर पोजीशन और मोमेंटम को डिसाइड करना तो बहुत ही बहुत मुश्किल है। हाइजेनबर्ग ने ये कहा था कि भाई अगर आप पोजीशन डिसाइड कर लो तो ठीक है, तो मोमेंटम नहीं कर पाओगे, और अगर मोमेंटम डिसाइड कर लो तो फिर ठीक है, फिर पोजीशन डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो उनमें कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी प्रेजेंट रहती है। और हाइजेनबर्ग के हिसाब से अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी डेल्टा x हो और मोमेंटम में एनर्जी अनसर्टेनिटी डेल्टा px हो, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है is always greater or equal to h upon 4 pi। देखिए पोजीशन में अनसर्टेनिटी अगर डेल्टा x है और मोमेंटम में अनसर्टेन डेल्टा px है, तो इसकी जो वैल्यू होगी या तो h upon 4 pi से ज्यादा होगी या h upon 4 pi के बराबर होगी। पोजीशन और मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी होगी, पोजीशन में अनसर्टेनिटी डेल्टा x, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी डेल्टा px है, इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 pi। को ना बच्चे समझ नहीं पाते कि सर ये कैसे हो गया सर के अनसर्टेनिटी। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, जैसे अगर मान लीजिए मैं मूव कर रहा हूँ, अगर मैं मोशन कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, और आप मेरी डिसाइड करना चाहें पोजीशन, अगर मैं चलूंगा और आप मेरी पोजीशन डिसाइड करना चाहेंगे, तो आप सीधी सी बात है कि आप अगर मैं चल रहा हूं तो मेरा मोमेंटम तो डिसाइड कर लेंगे, बट आप पोजीशन नहीं डिसाइड कर पाएंगे। और मान लीजिए आपने पोजीशन डिसाइड कर ली तो मोमेंटम नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अब ऐसा है कि सर आप कहोगे सर कि हमारे में भी होती है क्या अनसर्टेनिटी? बिल्कुल होती है, लेकिन हमारे में ये इतनी कम होती है। जैसे अगर हम चल रहे हैं और हमारे में पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ डिसाइड हो सकते हैं, क्योंकि इतनी कम होगी कि हम उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो अनसर्टेनिटी का जो प्रिंसिपल है वो मैक्रो पार्टिकल्स के लिए नहीं है, मैक्रो मींस बड़े, वो है माइक्रो पार्टिकल्स के लिए। किसके लिए? माइक्रो यानी कि छोटे। अनसर्टेनिटी तो है लेकिन छोटे पार्टिकल्स के लिए इसकी स्टडी है। बड़ों में अनसर्टेनिटी नहीं देख पाएंगे भाई, मैक्रो में है, मैक्रो में है लेकिन बड़ों में नहीं देख पाएंगे। मैक्रो में नहीं देख पाएंगे, माइक्रो में है, छोटों में देख पाएंगे। ऊपर से पोजीशन और मोमेंटम दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी, तो ये जो x और px लिखे गए ये x डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर आप y और z के लिए लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डेल्टा y इंटू डेल्टा py इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, और डेल्टा z इंटू डेल्टा pz ग्रेटर इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। और यहां आपको एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं, एक है h क्रॉस। h क्रॉस बराबर होता है h अपॉन 2 पाई। तो ये ऐसे भी लिखा जाता है डेल्टा h इंटू डेल्टा px ग्रेटर इक्वल टू h क्रॉस बाई 2। ऐसे भी आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, ये h क्रॉस है। ये कुछ रुपए की तरह बनाया हुआ है, जैसे रुपया बनता है, हमारा रुपए का सिंबल होता है ना, ऐसे रुपए बनाते हैं ना हम लोग, ऐसे बनाया हुआ h क्रॉस। चलिए छोड़िए इस चीज को। तो रही बात न्यूमेरिकल्स की,
सर इस पर न्यूमेरिकल कैसे आएंगे? देखिए इसके जो न्यूमेरिकल आएंगे वो ऐसे आएंगे जिसमें ये बातें क्या करनी पड़ेंगी आपको, बराबर डेल्टा x इंटू डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू h क्रॉस बाई। ये हमें बात बराबर प्रूफ करनी होगी। बराबर क्या, बराबर लेके चलनी होगी, ये नहीं ग्रेटर वाला साइन यूज करना होगा। अगर आप ऐसा कोई क्वेश्चन करते हैं जिसमें मोमेंटम मतलब अनसर्टेनिटी का, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा पी एक्स बराबर h क्रॉस बाई 2 लेना पड़ेगा आपको। ग्रेटर वाला साइन यूज नहीं करोगे न्यूमेरिकल में, ठीक है। और ये 3 क्यों है आप जानते हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके से एनर्जी और टाइम का भी खेल है, बताते हैं आपको। देखिए जिस तरह से हम पोजीशन और मोमेंटम को डिसाइड नहीं कर पाए, उस तरह से हम एनर्जी और टाइम को भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अगर एनर्जी में अनसर्टेनिटी डेल्टा ई और टाइम में कितनी होती है डेल्टा टी, तो ये भी ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, या डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी स्मॉल टी बनाइएगा टाइम के लिए, ग्रेटर इक्वल टू h क्रॉस बाई 2। डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, और डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर और इक्वल टू h क्रॉस बाई 2, ये भी है और ये भी, दोनों ही है। कहने का मतलब ये है कि भैया इसके 3 नहीं होंगे, जैसे पहले वाले के आपने x y z में निकाल लिया ना, इसके नहीं निकलेंगे, कारण ये स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है और बहुत बड़े ऑब्जेक्टों के लिए काम नहीं करता है, वैसे तो कर जाता है ये, बट ज्यादा बड़ा होने के कारण बहुत ज्यादा बड़े ऑब्जेक्ट हो तो उसमें नहीं लगेगा। आज आपको हम एक न्यूमेरिकल कराते हैं जो एक्चुअलिटी में है तो डी ब्रोगली का, लेकिन थोड़ा सा लीक से हटकर है ना। तो देखिए उस न्यूमेरिकल को आप, है ना। इस न्यूमेरिकल को चाहें तो सीधे ही इसमें से वीडियो में से देख के नोट कर लें। एक्चुअलिटी में ये एग्जांपल है 13.6, है ना। मैं न्यूमेरिकल लिख रहा हूं, फाइंड द रेशियो। ठीक है, मैं इसलिए करा रहा हूं कि इससे पहले जो मैंने आपको डी ब्रोगली के फॉर्मूलाज दिए थे, आप सोचेंगे कि ये कुछ उस तरह से होगा, पर थोड़ा सा फर्क आ जाएगा इसमें ना, इसलिए ये थोड़ा लीक से हटकर है। अभी पता चल जाएगा आपको, एक बार देखिए। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली, फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ of proton and alpha particles accelerated by same potential difference आपको रेशियो निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ का प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। तो पहले प्रोटॉन का बता दो, लैम्डा पी बराबर
h अपॉन अंडर रूट, आपको सॉल्व ही नहीं, इसको करना ही नहीं है, 2mp और चार्ज E होता है और v। अल्फा पार्टिकल के लिए बता दूं, h अपॉन अंडर रूट 2 m ले गए हैं अल्फा और q अल्फा, और वो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ये लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा करना है। आप अगर लैम्डा p अपॉन लैम्डा यानी वो पॉलिसी यूज नहीं की गई है, कौन सी वाली कि डायरेक्ट फॉर्मूला रखा और आंसर लिया, कैसे करो इसको, ठीक है। वो तो जब यूज करना जब आपको पोटेंशियल गिवन हो, जैसे अगर वो कहता कि 50 वोल्ट से एक्सेलरेटेड है तो निकालो, तब यूज करते हो उसको। आप प्रोटॉन के लिए लिखते हैं तो ये आया h अपॉन अंडर रूट 2mpeV और ऊपर चला जाएगा आपका 2m अल्फा qv, h से h कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, v से v, क्यों? क्योंकि सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेटेड है और m अल्फा जो होता है वो 4 टाइम होता है मास ऑफ प्रोटॉन के और चार्ज होता है ट्वाइस ऑफ e के, और नीचे mp into e आया, अंडर रूट में पूरा चल रहा है, mp से mp गया, e से e गया और आया ये 8, और 8 को हम बोल सकते हैं 2 अंडर रूट 2 रेशियो 1। तो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया इसको करने का तरीका, है ना। ये थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन लीक से हटकर है, यानी अब आप कहोगे सर आपने जो डी ब्रोगली वाले जो फॉर्मूलाज बताए थे उनका कहाँ यूज होगा, तो देखिए उनका यूज जब है जब आपको पोटेंशियल की वैल्यू गिवन हो, अगर गिवन होगी तो ही यूज हो, अदरवाइज नहीं। एक क्वेश्चन और कराते हैं, वो भी बहुत अच्छा है एक्चुअली, देखिए ये आपकी बुक का 8th क्वेश्चन है, अच्छा है, छोटा सा क्वेश्चन है पर लीक से कट है। देखिए ये है फाइंड आउट रेशियो ऑफ डी ब्रोगली wavelength of de Broglie wavelength of proton and alpha particle, proton and alpha particle having equal एनर्जी। आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का जिसकी एनर्जी सेम हो। आसान सा क्वेश्चन है, देखिए प्रोटॉन की निकालें, चलो h अपॉन अंडर रूट 2mp into e, qb वाला यूज मत करना, या पोटेंशियल सेम नहीं है या एनर्जी सेम है, यानी E दोनों का सेम, ठीक है ना। और अल्फा पार्टिकल की करेंगे तो h अपॉन अंडर रूट 2m अल्फा into e, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का रेशियो चाहिए लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा, और ये आया h अपॉन अंडर रूट 2mp e और ऊपर चला जाएगा 2m अल्फा e अपॉन h, h से h गया, 2 से 2 गया, e से e गया, और आप जानते हैं मास ऑफ अल्फा 4 टाइम हो गया प्रोटॉन के मास के, और ये आया आपका 2:1। अभी 2 मिनट पहले किया था 2 अंडर रूट 2 रेशियो बना रहा था, और अब जो कर रहे हो
वो 2 रेशो बनाया। दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या था? प्रीवियस क्वेश्चन जो किया था उसमें पोटेंशियल सेम था और ये जो क्वेश्चन किया है इसमें एनर्जी सेम था। ये दोनों लीक से हटकर क्वेश्चन है, थोड़े से मतलब क्या है कि डी ब्रोगली के न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं और इस चैप्टर में से पता नहीं क्या खास बात है कि एक न्यूमेरिकल आ ही जाता है, वो डी ब्रोगली का 1 नंबर में 2 नंबर में आ ही जाता है। ऐसा एक छोटा सा क्वेश्चन हल्का होता है क्वेश्चन, बट क्या हम थोड़ी सी गलती कर जाते हैं और फेल था। आप कहोगे सर आपने कराया था अल्फा प्रोटॉन का वो 2/√2 रेशो बना, यहाँ करा तो आपने 2 रेशो बना। तो भैया ये तो क्वेश्चन देखने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा यूज करना है और कौन सा नहीं करना, ठीक है ना। तो आज के लिए बहुत है, दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। और एक लास्ट टॉपिक रह गया है उसको हम कल डिस्कस कर लेंगे और ये चैप्टर खत्म ही होने को है, बस कल का एक आखिरी चैप्टर रहेगा इसके लिए। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे।